नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास होंगी, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस में, वो एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए थे 2024 में, तो सारे एग्जाम का जो मैथ के जो क्वेश्चन थे, पीडीएफ थी, उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। और आज पहली क्लास रहेगी, इट मींस पहला पेपर रहेगा। जो पेपर कब हुआ था? 20 तारीख को हुआ था, 20 फरवरी 2024। और जो शिफ्ट कौन सी थी? हमारी पहली थी। तो केवल आपको इस वीडियो में उन मैथ के क्वेश्चनों का आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? एवरेज एज आपको बतानी है। और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, क्या होता है? सभी परिणामों का योग अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? सभी संख्याओं को प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। इट मींस 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस में 22। डिवाइड कर देंगे कितने से? कितनी संख्या है हमारी? ये टोटल नंबर कितने हैं? 7 है। 7 से डिवाइड करेंगे तो सभी को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। 140 तो आपका ये हो गया। 6 और 5 11, 1 12 और 9 21 और 4 25 और 8 33 और 2 35। तो ये आपका हो गया 175, 175। तो आपकी सभी संख्याओं का योग कितना हो गया? 175 हो गया। डिवाइड करेंगे कितने से? 7 से। और 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? 25 पे जाएगा। तो इनका जो एवरेज एज होगी वो क्या रहेगी? 25 वर्ष रहेगी। और आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य एमआरपी के बिना आपको 2000 रुपए। एक चेयर का आपको एमआरपी दे रखा है 2000 रुपए है। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक 20% का है, दूसरा x% है। तो वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1400। तो x का मान क्या होगा? आपका जो सेकंड डिस्काउंट है वो परसेंटेज उसकी कितनी होगी? कि 2000 रुपए की कुर्सी को दो डिस्काउंट देने के बाद 1400 रुपए में बेचा जाता है, जिसमें आपका पहला डिस्काउंट 20% है। तो आपको सेकंड बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा? एमआरपी मल्टीप्लाई में क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इनटू में 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड में 100 इक्वल क्या रहेगा? एसपी रहेगा। ये आपको फॉर्मूला होगा। सबसे पहले वस्तु को देखा जाता है उसका मार्क प्राइस कितना है, इनटू में जितने भी उस पर डिस्काउंट हो वो 100 में से क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और माइनस होने के बाद उसकी वैल्यू क्या बनती है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारी बनती है। तो एमआरपी कितना गिवन है? एमआरपी गिवन है 2000 रुपए। पहला डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 80 आएगा। डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स, क्योंकि सेकंड डिस्काउंट क्या हमारा? एक्स है। डिवाइड बाई 100 इक्वल कितना हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 1400। कैलकुलेट करते हैं, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपका आएगा 100 माइनस एक्स बराबर 1400। और इसकी डिवाइड में कितना आएगा? 2 गुना के 8 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 700, 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 से 4 एकम 4, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 175 बटे में 2,
2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87.5। कितना आएगा? 87.5। तो अगर हम x को निकालेंगे तो इसको इधर लेंगे, 100 माइनस 87.5 बराबर x, और माइनस कर जब कितना आएगा? 12.5। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 12.5% होगी, और आपका यहां पर ए ऑप्शन क्या रहेगा? सही होगा। तो एमआरपी वाले में क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले एमआरपी रहेगा, एमआरपी मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। आपके जितने भी डिस्काउंट आपको दे रखे हो लगातार के, तो वो 100 में से बार बार क्या होते हैं? माइनस होते हैं, और लास्ट में वैल्यू किसको डिनोट करेगी? हमेशा सेलिंग प्राइस को डिनोट करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एमआरपी वाले क्वेश्चनों में जो शुरुआत करते हैं वो एमआरपी से करते हैं, और इक्वलिटी किस पे जाती है? हमारी सेलिंग प्राइस पे जाती है। इससे आगे आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियों को बेचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या करते हैं? 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियों को बेच देते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रिया मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो आपको बताना है ए और बी का जो सीपी है उनका रेशो आपको बताना कि क्या रहेगा। आप सबसे पहली लाइन को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियों को बेचते हैं। तो इसका अर्थ है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? समान है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ए को होता है 25% का प्रॉफिट, तो 25% होता हमारा 1/4 होगा, 25/100 करेंगे, डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 में हमारा जो सीपी रहेगा, सीपी क्या रहेगा? हमारा 4 होगा, और 1 का हो गया प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये एक ही कंडीशन है। किसकी है ये? एक ही। ए का कहने का अर्थ है यदि उसने घड़ी को 4 रुपए में खरीदा है तो उसे 25% का प्रॉफिट होने के बाद उसने घड़ी को 5 रुपए में बेच दिया। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी कह रहा है कि 10% का क्या होता है? लॉस होता है। तो 10% आएगा हमारा 10 अपॉन में 100, कैंसिल आउट करेंगे, 1/10। तो बी का जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा? 10 बनेगा। अब बी को 1 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो इसका एसपी कितना आएगा? 9 आएगा। ए का सीपी 4 है, ए का एसपी 5 है, बी का सीपी 10 है, बी का एसपी 9 है। अब हमें क्या करना है? दोनों के एसपी को सेम करना है, समान करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों 5-5 हजार रुपए में अपनी घड़ी को बेचते हैं। तो दोनों का एसपी यदि हम सेम करेंगे तो इसमें इंटू हो जाएगा 9 का, और इसमें इंटू हो जाएगा 5 का। ठीक है ना? दोनों के एसपी सेम हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45। और ये भी कितना रहेगा? 45 रहेगा। ये कितना बनेगा? 36 बनेगा, 36। और ये कितना बनेगा? 50 बनेगा। इसका अर्थ है यदि ए ने घड़ी को 36 रुपए में खरीदा है तो 50 में बेचा है, अगर बी ने 50 में खरीदा है तो 45 बेचा है। सॉरी, ए का 45 रुपए में सेल हुआ है। अब इसने पूछा है ए और बी के सीपी का रेशो। अब ए का सीपी कितना है? 36 है, और बी का सीपी कितना है? 50 है। इनका रेशो पूछा है। 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 25। तो इनके जो सीपी का रेशो आएगा वो कितना आएगा? 18/25 आएगा, और यहां पर सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही होगा। तो क्वेश्चन की पहली लाइन आपको बस ये बता रही है कि ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको क्या करना है? इक्वल करना है। जैसे आप सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हो तो उनके दोनों के सीपी को आप ले लोगे, उनका रेशो आप निकाल दोगे। ठीक है? तो ये हमारा आंसर बनेगा 18/25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ट्रेन का है। अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, स्पीड को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पहली बात तो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, इसका अर्थ है कि दोनों रेलगाड़ियां 320 और 320 मीटर की है, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? तो 320 प्लस में 320 कितनी हो जाएगी? 640 मीटर। डायरेक्शन कोई सी भी हो, लंबाइयों को ऐड करते हैं। वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो टाइम दे रखा है
18 सेकंड। हमें स्पीड निकालनी है और मैंने आपको अभी बताया था अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है, क्योंकि दो ट्रेन है, दोनों की अलग अलग स्पीड होगी। तो हम यहां पे स्पीड को लिखेंगे x प्लस वाई, और स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, जिसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड आएगी। आपके ऑप्शन किस में, किलोमीटर में। तो किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए 18 डिवाइड बाई कितना, 5 रहेगा। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको भाग कर लेंगे, 5 एकम 5, 14, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो 128 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड का क्या होगा, एडिशन रहेगा, x प्लस वाई रहेगा। अब दोनों की स्पीड भी कैसी थी, इक्वल थी। इक्वल थी तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 128 को हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड बराबर है, इस वजह से हम 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को दोनों ही डायरेक्शन में ऐड किया जाता है, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, क्रॉस करने वाले क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन, 64 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 7200 रुपए को पी क्यू आर में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आपको बताना है आर का हिस्सा क्या होगा। तो पी क्यू आर का जो रेशो गिवन है, सबसे पहले पी क्यू आर का हमें रेशो दे रखा है। तो रेशो कितना है, 1/2, रेशो 4, रेशो 3/2। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने रेशो को फ्रैक्शन से हटाना होगा, पहला काम आपका यही रहेगा। और फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 गुना में 4 कितना रहेगा, 8। 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 आएगा। तो पी क्यू आर का जो रेशो है 1:8:3 रहेगा। एलसीएम को हटा दिया जाता है रेशो की कंडीशन में, यदि आपने कॉमन एलसीएम लिया है। अब हमें क्या दे रखा है, 7200 रुपए। ये हमारा क्या है, टोटल है। तो जिस रुपए को बांटा जाता है वो क्या होता है, टोटल होता है। तो टोटल कितना बनेगा, 12 बनेगा, क्योंकि पी के पास 1 रुपए है, क्यू के पास 8 है और आर के पास 3 है। तो टोटल रुपए 12। टोटल है कितने, 7200। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 7200 डिवाइड में 12, और 12 से भाग करेंगे, 12 के 72, 600। किसका हिस्सा निकालना है, आर का। तो आर वाला नंबर कितना है, 3 है, तो इसमें गुना कर देंगे आर वाले में, तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपए। ये आपके आर की वैल्यू। अगर पी का निकालना होगा पी में इंटू कर देंगे, क्यू का निकालना होगा क्यू में इंटू करेंगे, आर का निकालना है तो आर में इंटू करेंगे। तो 1800 रुपए क्या रहेगा हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा, और सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर भी सही होगा। तो जब भी आपको रुपए को डिवाइड करना है तो सबसे पहली बात क्या है, आपका जो रेशो है वो सिंपल होना चाहिए, इट मींस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो गलती से फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप पहले उसको सिंपलीफाई करोगे। सिंपलीफाई करने के बाद उस रेशो को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। एडिशन कितना आ गया, 12, और एडिशन था कितना, 7200। तो 12 की वैल्यू 7200, 1 यूनिट निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 600 आएगा। और जब 1 यूनिट का मान आ जाएगा, आपको जिसका मान निकालना है उसी में आप क्या करोगे, मल्टीपल करोगे। अगर P का निकालना है तो P में मल्टीपल जाएगा, Q का निकालना है तो Q में मल्टीपल जाएगा, यदि R का निकालना है तो R में मल्टीपल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, M रेशो N, आपको M और N का रेशो दे रखा है, कितना है, 9, 6। आपको निकालना क्या है, M प्लस N और M माइनस के N। तो M का मान 9, N का मान 6, 9 माइनस 6, 9 और 6 15, 9 माइनस 6 3, और रेशो बनाएंगे कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 1। तो 3 से 5 पे डिवाइड होगा, 3 से 1 पे डिवाइड होगा, तो हमारा रेशो क्या आएगा, 5 1 का रेशो आएगा। सिंपली क्वेश्चन है, तो केवल आपको M और N का मान पुट कर देना है। M N का रेशो दे रखा है और M N के मान पुट कर देने हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है।
7 प्लस में 33 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 40 हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 22 आएगा, यहाँ पे इंटू करेंगे 25 आएगा। अब तीनों का इंटू करना है, 25 गुना के 4 100 होता है, जीरो की जीरो रहेगी, इंटू करेंगे 22 से, और 22 गुना के 1000 कितना हो जाएगा 22,000। तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा सही होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कह रहा है यदि हम रेक्टेंगल की लेंथ को इंक्रीज करते हैं कितना, वो भी 14.28, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटाई जानी चाहिए। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि यदि हमें अपने एरिया को सेम रखना है, लंबाई तो बढ़ाई, आप भी जानते हो यदि हम लेंथ को बढ़ाएंगे एरिया चेंज हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि हमारा एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, हम अपनी चौड़ाई जो ब्रीथ है उसको क्या करते हैं डिक्रीज कर लेंगे, लेकिन कितना डिक्रीज करनी पड़ेगी ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो 14.28%, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो ये कितना रहता है हमारा 14 सही 2/7% होता है। सबसे पहली बात तो ये 14.28% कितना होगा 14 सही 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे 14 7 98 और 2 100 के बटे में 7, परसेंट को हटाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल तो कितना आएगा 1/7 आएगा। तो लेंथ की कंडीशन क्या है कि हमारी जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितनी रहेगी 7 अपॉन वाली एक्चुअल लेंथ होगी 7, 7 में 1 को क्या कर रहे हैं हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी न्यू लेंथ हो जाएगी 8। एक्चुअल लेंथ क्या होगी अपॉन वाली टर्म 7, 7 में हम 1 को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू लेंथ हो जाएगी 8। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमें अपना एरिया सेम रखना है। अगर आपको अपना एरिया सेम रखना है तो ब्रीथ की जो रेशो होगा वो लेंथ का इनवर्सली रहेगा। अगर आपको अपना एरिया को सेम रखना है तो एल और बी का जो रेशो है वो एक दूसरे का इनवर्सली रहेगा। इट मींस 8:7, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी करेंगे कितना आएगा 56 आएगा, और यहां पर भी कितने आएगा 56 आएगा। तो अगेन फिर से ध्यान दिला रहा हूं, यदि आपको रेक्टेंगल के एरिया को सेम रखना है तो एल लेंथ और ब्रीथ का जो रेशो रहेगा वो एक दूसरे का इनवर्सली रहेगा, उल्टा रहेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि हम ब्रीथ को कितना कम करेंगे, तो ब्रीथ को कम करना होगा 1, क्योंकि 8 से 7 जाना है तो 1 कम करोगे, कम कितने से करोगे 8 से करेंगे, और परसेंटेज के लिए 100, तो 1/8 इंटू 100 कितना होता है 12.5% होता है, 12.5% होता है, कितना हो जाएगा 12.5%। तो आपको अपनी ब्रीथ को कितने परसेंट कम करना होगा 12.5% कम करना होगा, और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी दे रखा है 5175 रुपए, और उस पर 25% की छूट दी गई है, डिस्काउंट चल रहा है 25% का, तो वस्तु का एमआरपी क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। अभी कराया था एक क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले वस्तु का एमआरपी देखा जाता है कि वस्तु का एमआरपी है कितना, शुरुआत इससे करते हैं। जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाओगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, वस्तु का एमआरपी चेक करना कि एमआरपी कितना है। तो शुरुआत एमआरपी से होती है, मल्टीप्लाई, अब इस पे क्या होता है डिस्काउंट देना स्टार्ट करते हैं, तो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय क्या होगा 100 रहेगा। अगर कोई दूसरा भी डिस्काउंट है तो इंटू आ जाएगा, कोई तीसरा भी है तो भी इंटू आ जाएगा, वो सारे डिस्काउंट इंटू में चलते रहेंगे 100 माइनस करके, और लास्ट में वैल्यू क्या रहेगी हमारी एसपी, कि लास्ट में उस वस्तु का क्या होना होगा सेल होना होगा। तो हमें एमआरपी तो इसके निकालना है, डिस्काउंट कितना चल रहा है 25 का, तो 100 माइनस का 25 करेंगे कितना आएगा 75 डिवाइड बाई 100, 100 में से 25 को माइनस कर लेंगे, और सेलिंग प्राइस कितना है 5175, 25 से 3 25 से 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एमआरपी बराबर हो जाएगा 5175 मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड में कितना जाएगा 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इंटू करेंगे 4 पंजे 20,
4 दूनी 8 2 10, 4 7 28 और 1 29, 4 1 4 और 2 6, 6900 रुपए क्या रहेगा इसका एमआरपी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है एमआरपी वाले क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट की बात होती है तो शुरुआत करते हैं हम एमआरपी से। किससे करेंगे, एमआरपी से। मल्टीपल चलता रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, तो लास्ट में वैल्यू क्या करेगा वो इक्वल में क्या कर जाएगा, सेलिंग प्राइस जाएगा कि एक डिस्काउंट लो, दो लो, तीन लो, उसके बाद वस्तु को क्या होना है, सेल होना है, इसलिए बराबर के बाद क्या रहेगा हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 40 वर्ष का क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, उस धनराशि का 2/5 है। इसका अर्थ है जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 2/5 है, इट मींस इक्वल है, इसकी बात कर रहा है। फिर से सुन लो, साधारण ब्याज एसआई कॉमा लगा दिया, इट मींस इक्वल की बात कर रहा है। किसके इक्वल में है, धनराशि प्रिंसिपल का अर्थ ऑफ होता है, इंटू रहेगा कितना 2/5 रहेगा। तो यहां से अगर मैं रेशो बनाता हूं तो यहां से हमारा एसआई कितना रहेगा, एसआई 2 रहेगा, और प्रिंसिपल कितना रहेगा, 5 रहेगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा मल्टीप्लाई का पी है वो इसके डिवाइड में आएगा, एसआई अपॉन पी बन जाएगा, तो एसआई 2 बनेगा, प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसमें टाइम कितना रखा है 40 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या रहता है हमारा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। तो एसआई की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्रिंसिपल कितना है, 5 है, रेट हमें निकालनी है और टाइम कितना है 40 डिवाइड बाई 100 हो गया। क्रॉस गुना कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, ये आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 40, डिवाइड करेंगे 0 से 0, 2 से 2, 2 से 5 और 5 से भी 5 कट गया, तो क्या बच गया 1%। तो हमारी जो रेट होगी वो कितने परसेंट रहेगी, 1% रहेगी, और हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हमेशा फ्रैक्शन जो होती है उसको कंपेयर किया जाता है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि 2/5 दे रखा था, इसमें क्या दे रखा था 2/5, तो इसको हमें समझना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है। ध्यान से सुनना, जिसकी हम बात करते हैं, साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात करते हैं वो वैल्यू ऊपर की रहेगी, और जिससे तुलना करते हैं, धनराशि से तुलना किया जा रहा है, तो वो डिवाइड में रहेगा, कि नजदीक वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे वाली रहेगी, धनराशि की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड वाली होगी, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अपर वाला हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि राखी ने 8 दिन काम किया और 8 दिन काम करने के बाद उसने देखा कि काम का केवल 10% भाग पूरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 10% भाग 8 दिन में पूरा हुआ, 1% भाग पूरा होगा 8/10 में, तो 100% पूरा काम कितने दिन में होगा, 8/10 गुना में 100, 80 दिन में। तो राखी अपनी बात कर रही है, यदि 8 दिन में 10% काम होता तो पूरा काम राखी के द्वारा 80 दिन में होगा, कि राखी 80 दिन में उस काम को पूरा कर देगी। पहली बात तो ये समझनी है। अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। वह पूनम को काम पर रखती है, पूनम को बुला लेती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। राखी और पूनम की बात हो रही है। राखी कह रही है कि जो पूनम है वो राखी से 20% अधिक काम करती है, इट मींस उसकी क्षमता अधिक है। अगर राखी 100% काम करती है तो इसकी परसेंटेज रहेगी 120। अगर मैं रेशो की बात करता हूं तो रेशो आएगा 5:6, उनके काम करने की दर, इट मींस इफिशिएंसी, क्षमता। इसका अर्थ है राखी यदि एक दिन में 5 काम करती है, एक दिन में 5 करती है, तो पूनम एक दिन में 6 काम करती है, ये उनकी काम करने की क्षमता है। पूनम की क्षमता राखी से 20% क्या है, ज्यादा है। तो आपको अब ये निकालना है
कि राखी ने 80 दिन में कितना काम किया, टोटल वर्क आपको निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे, राखी एक दिन में कितना काम करती है, 5 काम करती है, एक दिन में 5 करती है, तो 80 दिन का काम कितना हो गया, 400 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। अब टोटल वर्क है 400, अब 400 का 10% तो कर लिया था राखी ने, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, शेष काम टोटल का 90%, इट मींस 360 बचा। अब 360 काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, यदि ये दोनों काम करते तो कितना समय लगेगा। और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पे टाइम निकालने का फॉर्मूला रहेगा वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। वर्क कितना है 360 और इफिशियंसी कितनी आएगी 5 और 6 11, तो 360 बटे में 11, आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के बाद आपको 10% लेस करना होगा, रिमेनिंग बचेगा 90%, 90%, और उस 90% काम को उन दोनों के द्वारा करना है, तो उसमें कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहली लाइन थी राखी 8 दिन में 10% काम करती है, तो आपको पता ये करना है अगर अकेली राखी करे उस काम को तो कितना समय लगेगा। तो 10% में 8 दिन, 1% में 8/10, 100% काम में लगेंगे 80 दिन। यदि राखी अकेले उस काम को करती है तो काम पूरा हो जाएगा 80 दिन में। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राखी कह रही है कि मैं पूनम को काम पे लगा लेती हूँ, और पूनम की जो क्षमता है वो राखी से क्या है 20% ज्यादा है, तो हम यहां से राखी और पूनम का क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो पूनम की क्षमता राखी से 20% ज्यादा है, इसको 100 मानेंगे 120 हो जाएगा, तो इनका रेशो कितना आ गया 5:6 हो गया। अब टोटल वर्क निकाला कि राखी 80 दिन में कितना काम करेगी, राखी का एक दिन का काम 5 है, तो 80 दिन का हो गया 400। अब 400 में से 10% तो शुरू में हो गया, बोल रखा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 90 बचेगा, तो 90 कितना हो गया 360 हो गया। अब 360 का समय निकालेंगे तो 360 बटे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, दोनों की क्षमता आएगी 11, तो आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और बोर्डमास रूल में ऑफ और डिवाइड में सबसे पहले सॉल्व होता है ऑफ, और ऑफ का अर्थ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 96 और 2 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 19, डिवाइड में कितना रहेगा 24। अब 192 को 24 से भाग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8, कितना बन जाएगा 8। तो हमारा क्वेश्चन रह गया 41 मल्टीप्लाई 36 ऑफ 4 डिवाइड 8, ठीक ना, अंदर वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। फिर से ऑफ और डिवाइड है तो इनटू करेंगे पहले, क्योंकि ऑफ सॉल्व होता है। 36 गुना में 4, 4 छिक्के 24, 4 के 12 और 2 14, 8 से भाग कर देंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 का 8 और 2 2 64, दोनों का इंटू करेंगे, 18 का 18, एक बचेगा, 18 चौक 72, 1 73, 738, कितना आएगा डी ऑप्शन 738, क्योंकि रूल होता है बोर्ड मास। तो ऑफ और डिवाइड में पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, ऑफ का अर्थ क्या होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यदि मल्टीप्लाई का साइन लगा हो और डिवाइड दे रखा हो फिर डिवाइड सॉल्व होगा पहले, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का ऑफ का अर्थ भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ऑफ वाली मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होती है, और जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो डिवाइड से बाद में जाता है। तो 738 डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का क्वेश्चन है, पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम प्रिंसिपल को सीआई पर
उधार देते हैं तो 10 वर्ष में क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो पूछा है कितने वर्ष में, ये 4 गुने 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो हम प्रिंसिपल की वैल्यू लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल मान लिया 1, कितना लेट कर लिया, 1। यदि मैं इस 1 रुपए को 10 वर्ष के लिए उधार छोड़ देता हूं, कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, तो मुझे कितने रुपए रिटर्न मिलेंगे, 1 का डबल 2 मिलेगा। 1 का डबल क्या मिलेगा, 2 रिटर्न मिलेगा। यदि उसने पैसा वापस नहीं किया तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो अगली बार किस पे लगेगा, 2 रुपए पे लगेगा। और 2 को डबल होने में, 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है। इसको भी टाइम कितना लगेगा, 10। तो कंडीशन तो वही रहेगी, हर 10 साल में डबल, हर 10 साल में। अब 2 का डबल क्या हो गया, 4। कितना चाहिए था, 4 टाइम्स चाहिए। तो कितना टाइम हो गया, 10 प्लस में 10, तो कितना टाइम हो गया हमारा, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी सीआई के द्वारा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, यदि सीआई का क्वेश्चन है, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल आगे करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स होने में इसको 30 वर्ष लगेंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, 8 का डबल कितना होता है, 16। तो 16 होने में कितना लगेंगे, 40 लगेंगे। जैसे जैसे आप डबल करोगे ऐसे ऐसे आपको हर बार 10 ऐड करना पड़ेगा ईयर का, कि 10 साल ऐड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में एक प्रकार का इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। अगर आपको समान संख्या में रखने हैं तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 44, 121 और 11 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। किसके लिए, यदि आपको समान संख्या निकालनी है तो समान संख्या के लिए क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 11। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब आपको यदि पंक्तियों की संख्या निकालनी है, ये तो हमने पता कर लिया कि एक पंक्ति में कितने फल रहेंगे, 11 रहेंगे, एक पंक्ति में 11 फल है। तो पंक्ति कितनी बनेंगी, तो 44 फल के लिए कितनी पंक्ति चाहिए, 4 चाहिए। भाई एक पंक्ति में आप 11 फल रख रहे हो तो 44 के लिए 4 पंक्ति, 11 से भाग कर देंगे। 121 के लिए कितने चाहिए, 11 चाहिए, और इस 11 के लिए एक ही चाहिए। तो टोटल पंक्ति कितनी हो जाएंगी, 11 और 4 15 और 1 16। पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या 16 है और प्रत्येक पंक्ति में कितने फल रहेंगे, 11 रहेंगे। फल की संख्या निकालनी है तो एचसीएफ, पंक्तियों की संख्या निकालनी है तो एचसीएफ से आप अपने फलों को 1 बाय 1 डिवाइड करोगे कि किसके लिए कितनी पंक्तियां हमें चाहिए, और सभी का टोटल कर लेंगे, वो आपकी कुल पंक्तियों की संख्या रहेगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 16 पंक्तियां चाहिए। इससे आगे, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक खर्च वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए है। एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्च दे रखा है। पहले 3 महीनों का एवरेज कितना है, 1100 है, तो टोटल खर्च हो जाएगा 3300। एवरेज का अर्थ क्या रहेगा, हर महीने 1100 रुपए खर्च करती है। अगले 5 महीनों के लिए 1000 है तो 5000 इसका हो गया। अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 है तो 4800 ये हो गया। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा आपका 0 0 8 3 11 1 3 और 1 4 5 9 और 4 13 कि 13,100 रुपए उसका खर्च है। उसकी वार्षिक बचत पूरे साल की जो सेविंग है वो 1300 रुपए है। तो सेविंग को ऐड कर देते हैं तो उसकी इनकम कितनी होगी, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी, 14,400। कब की, पूरे ईयर की है ये। उसकी साल की जो वार्षिक इनकम है, ईयरली इनकम है 14,400 रुपए। तो मासिक इनकम बतानी है, एवरेज एक महीने की बतानी है।
और 1 महीने की निकालनी है तो 12 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 1200 रुपए। कितना आ जाएगा 1200 रुपए। और सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही रहेगा। पहले तो आपको निकालना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया पूरे ईयर का, साथ में उसमें ऐड कर दो सेविंग को, तो इनकम आ जाएगी पूरे ईयर की। मंथली पूछा है तो 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन, आर एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में पूरा कर सकता है, इट मीन 100% वर्क आपका हो जाएगा 90 दिन में। कुल काम का कितना परसेंट काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है? समझदार हो, 90 दिन में पूरा होता तो 100% हो गया 90 में, 90 के आधे 45 दिन है तो काम भी आधा ही होगा। कि 90 दिन में होता है टोटल वर्क रहता है 100%। एक दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का होगा 100 डिवाइड बाई 90%। और 45 दिन का कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 90